हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का टॉपिक हम लोग का है सीएम हेल्पलाइन। ब्रैकेट में आपने देखा होगा 181। और जो ये टॉपिक है ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पार्ट सेकंड के यूनिट सेकंड का सेकंड लास्ट टॉपिक है। और एक टॉपिक और होगा, उसके साथ यह पूरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। आप लोगों ने यदि, हो सकता है कुछ लोग नए हो, ये वीडियो देख रहे हो, बहुत लोग ऐसे हो जो बाकी वीडियोस देख चुके हो, तो आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि एक सामान्य जानकारी के अलावा भी उसकी थोड़े गहराई तक भी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, जिससे आप एक सामान्य फैक्ट्स वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, एक नोट्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से। लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, जब तक आप थोड़ी गहराई से नहीं जाएंगे, तो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और ऐसे ही आपके 5 से 10 प्रश्न छूट सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो स्वाभाविक है, अक्सर क्या होता है, माइनस मार्किंग में आप वही प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं जो प्रश्न आपके लिए पूरा कॉन्फिडेंस भरा होता है। और ऐसे में यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। तो हमारा मानना यह है कि कॉन्सेप्ट्स भी आप लेकर चलें, कि एमपीपीएससी ने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। कथन, कारण, कई कथन, उसके 1 2 1 3 1 4 या जैसे भी विकल्प करके प्रश्न शुरू कर दिए हैं। तो 2 4 प्रश्न ही इसके लिए सिलेक्शन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम करते हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लास के लिए हम बता दें आपको कि लाइव ऑनलाइन क्लास, एक वर्चुअल क्लासरूम जैसे आप क्लास करते हैं ऑलरेडी क्लास में बैठ के, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। देखिए, क्लास में करने का फायदा क्या होता है। पहली बात तो क्या होता है, पहला फायदा आपका रेगुलरिटी आती है। क्या होती है रेगुलरिटी, आप लगातार डेली बैठेंगे, एक टॉपिक डेली होगा आपकी ध्यान में ये है कि हम रेगुलर टॉपिक कर रहे हैं, जिससे आपका क्रमशः सिलेबस हो जाएगा। आपकी आदत पड़ जाएगी कि हाँ, डेली हमको एक टॉपिक करना है, रिवीजन करना है, ध्यान करना है। और दूसरा क्या होता है, आप जब क्लास में बैठते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे कि हाँ, ये डाउट्स हम बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कि डेली डेली एक क्लासरूम का माहौल रहेगा जहाँ पर आपको ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सकती हैं। और देखिए, एक ये जो क्लास है, क्लास में आपको ई नोट्स भी साथ में फ्री मिलेंगे, और थोड़ा सा एक नॉमिनल चार्जेस है। यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, वहां पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बस हम ये चाहेंगे कि बहुत बेहतर से बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और किसी भी समय एग्जाम हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुशासन की स्थापना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ 31 जुलाई 2014 कब हुआ है। 31 जुलाई 2014 को बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। इस डेट को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा आप। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत किया गया है। किस विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी एक बहुत छुपा हुआ प्रश्न आ रहा है सामने। कौन सा है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत शुरू हुआ है। प्रश्न तो सीधा पूछेगा यदि कि सीएम हेल्पलाइन कब प्रारंभ की, तो 31 जुलाई 2014 को लिखेंगे आप। लेकिन यदि ये पूछ लिया उसने कि यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत यह आता है। कॉल सेंटर पर नागरिक द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी। देखो क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन है शासकीय योजनाओं की जानकारी, दूसरा शिकायत, और तीसरा सुझाव। ये तीनों चीजें होती हैं। जनरली आपके हिसाब से क्या है, जो भी कभी प्रैक्टिकल यूज किया होगा लोगों का, अरे हमारी समस्या है या सफाई नहीं हो रही है या कुछ चीजें हैं, तो जनरली क्या लोग करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि केवल ये शिकायत करने की एक हेल्पलाइन है। नहीं, इसमें देखो साफ साफ लिखा है। पहली बात तो शासकीय योजनाओं की जानकारी आप कर सकते हैं, दूसरा शिकायत कर सकते हैं, और तीसरा मांग या सुझाव हेतु संपर्क किया जा सकता है। मतलब 3 ऑप्शंस हैं। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ही कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप केवल एक फैक्ट याद नहीं कीजिए कि 31 जुलाई 2014 को यह प्रारंभ हुआ, लेकिन और एक छोटा सा फैक्ट और है कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। यदि पूछ लेते किस विभाग के अंतर्गत आएगा, तो ये भी चलो एक सामान्य फैक्ट होगा। लेकिन
जनरली यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, डिटेल नहीं पढ़ा है इस विषय में, तो उसमें क्या होगा, ये 3 चीज़ छूट जाएँगी। आप लोग यदि कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की ज्वाइन की होगी, आप एक बार अनुभव कीजिएगा, ये जितने भी हमारे यूनिट 2 में जितने वीडियोस हमने बनाए हैं, उन सभी वीडियोस को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उनको नोट डाउन कीजिएगा। फिर आप उस सेकेंड यूनिट को लेकर एक कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मतलब कोई भी पर्टिकुलर, हम नाम नहीं बोल रहे, उस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है उसका आप मॉक टेस्ट देके देखिए। आपको 10 प्रश्न मतलब अप्रोक्सीमेट यदि 100 प्रश्न होंगे तो 90 प्रश्न से ऊपर आपको बन पाएंगे, 10 प्रश्न आएंगे तो 9 प्रश्न आप कर पाएंगे। तो देखिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप हर एक प्रश्न के बारे में जानकारी, बहुत से प्रश्न आपने देखे होंगे, मॉक टेस्ट मिले होंगे आपको, वहाँ अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये जानकारी नहीं है हमको, ये कहाँ से प्रश्न दे दिया, या किया भी तो है गलत हो गए। ये इन सब से जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप बेहतर तरीके से जानकारी नहीं करेंगे, तब तक केवल एक फॉर्मेलिटी करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, हमने नोट्स ले लिया है, हमने ये देखिए, ये केवल इससे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आप डीपली, केवल हम हमारे वीडियोस की बात नहीं कर रहे, या हमसे आप ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहे, आप कहीं पर भी पढ़िए, डिटेल्ड पढ़िए। डिटेल में जब पढ़ते हैं तभी आप बेहतर तरीके से सक्सेस होते हैं। आपको अच्छे से पता है बहुत लोग क्या करते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं, सही मायनों पे मेंस और प्रीलिम्स इकट्ठा पढ़ाई होती है और तभी आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम हेल्पलाइन सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में अभिनव प्रयास है। इसके जरिए 181 फोन नंबर भी याद रखिएगा, 181 पर कॉल रिसीव कर प्राप्त शिकायतों को निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है और अधिकारियों द्वारा निराकरण के पश्चात संबंधित अधिकारी नागरिकों को निराकरण से अवगत भी कराया जाता है। आप देखा होगा क्या होगा, पहली बात तो शिकायत होगी, शिकायत के बाद वो अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा और अधिकारी क्या करेंगे, अधिकारी कि वो उस बात को निराकरण करने के बाद फिर आपके पास कंफर्मेशन आएगा कि ये आपकी समस्या सॉल्व हो गई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, यदि आप संतुष्ट हैं तो आप उसको शिकायत को बंद कर सकते हैं। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन नागरिकों को नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीएम हेल्पलाइन राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश, देखिए राज्य लोक सेवा अभिकरण के अंग के रूप में कार्य करता है। विभाग कौन सा है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग है और राज्य लोक सेवा अभिकरण एजेंसी का एक अभिन्न अंग है। ये आपको कम से कम 6 से 7 ऐसी जानकारी इसमें मिली है जिससे प्रश्न बनना लगभग स्वाभाविक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए और क्या है इसके विषय में। नागरिक क्या कर सकते हैं, ये जो कॉल सेंटर है उसके हेल्पलाइन नंबर 181 पर किसी भी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी से के नेटवर्क से कॉल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं आपके पास एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, कोई मतलब नहीं, आपके पास जो भी कंपनी है उस कंपनी से आप 181 पे कॉल करेंगे और यह पूर्णतः निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। ये सरकार की व्यवस्था है कि यदि किसी के पास पैसे नहीं है या पैसे वो करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, तो उसके लिए निःशुल्क है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन जब पेपर में आते हैं, जब क्वेश्चन में बनते हैं, तब वो सिर को घुमाने वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये होता है कि क्योंकि आपने केवल फैक्ट पढ़ लिया, कब स्टार्ट हुई, इसकी हेल्पलाइन क्या है, बस इससे ज्यादा आप लोग नहीं पढ़ते, इसलिए थोड़ा सा आप ज्यादा अच्छे से और डीप पढ़िए। साथ ही नागरिक स्वयं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज शिकायत पहली बात शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जो दर्ज शिकायत है उसकी प्रतिक्रिया पोर्टल पर देख सकते हैं। या जो भी होगा, हेल्पलाइन 181 पर निम्न प्रकार के कॉल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या क्या देखिए कर सकते हैं, अब पूरी तरह से वही लिस्ट आ गई जो अभी हमने कॉन्सेप्ट की। वास्तव में इस शिकायत नहीं, शिकायत के अलावा भी बहुत कुछ चीजें क्या क्या है, शासकीय योजनाओं की जानकारी विषयक कॉल, जानकारी भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट्स जो योजनाएं चलती हैं, शिकायत विषयक कॉल मतलब यदि शिकायत भी कर सकते हैं, मांग और सुझाव वाला भी है, भ्रष्टाचार संबंधी कॉल भी कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के निराकरण की जानकारी हुई अभी तक नहीं हुई इसके विषय में जानकारी कर सकते हैं, और आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र
चालू नक्शा, खसरा, इनकी प्रतिलिपि के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये सब चीजें हैं, देखिए ये छोटी चीज नहीं है जिसको आपको पता ही नहीं है। जनरली आपको जानकारी नहीं होगी किसी भी योजना की सफलता के लिए, जब तक नागरिकों को उसको जानकारी नहीं होगी तो वो इस विषय में जानकारी करने के बाद ही कोई कार्य कर सकते हैं, नहीं तो वो योजना बेकार है। अब देखिए इसी में कुछ और पहल की है उन्होंने। क्या पहल की है? देखिए, पहली पहल सीएम जन सेवा। ये क्या है? सीएम जन सेवा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आगे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीएम जन सेवा, इसमें क्या होता है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय समूहों के द्वारा की गई है। मानिए और अनुशंसा के आधार पर 26 दिसंबर 2020, क्या है डेट इसकी? 26 दिसंबर 2020 से सीएम जन सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अब नागरिकों को दैनिक जीवन में सर्वाधिक जन उपयोगी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की निम्न सेवाएं दी जाएंगी। किस पे? जन सेवा में। अभी तो टोटल हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि उस 181 में क्या क्या है, और एक 181 के भी कुछ अलग अलग उन्होंने व्यवस्था कर दी है। जैसे क्या? पहली बात तो एक जन सेवा प्रारंभ की है। जन सेवा कब शुरू की गई? 26 दिसंबर 2020 को। इसमें आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, चालू नक्शा, चालू खसरा, B1 खतौनी, ये सब के लिए जन सेवा में आपके लिए आवेदन किया जा सकता है। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत होंगी ये। लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत ही ये सेवाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उक्त सेवाएं मात्र 181 पर कॉल प्रदान सेवा से प्रदान की जा रही है। मतलब जितनी सेवाएं हैं वो 181 पर कॉल करने के माध्यम से भी मिल रही है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज ही कीजिएगा, कॉल से हो सकता हो शायद बात ना हो पाए ज्यादा। महिला हेल्पलाइन, ये महिला हेल्पलाइन पहली जन सेवा हो गई। दूसरा क्या है? महिला हेल्पलाइन। महिला उत्पीड़न से बचाव हेतु राज्य में महिला हेल्पलाइन का संचालन 8 मार्च 2020। कब? महिला दिवस। एक फैक्ट और मिल गया कि महिला दिवस कब होता है? महिला दिवस 8 मार्च को होता है। कब से शुरू किया गया है? यह 1975 से। ये भी एक फैक्ट याद करिएगा कि 1975 से 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च से महिला दिवस प्रारंभ किया गया। ये जनरल नॉलेज के लिए आपके कि हो सकता है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है ना। महिला हेल्पलाइन के संचालन के लिए महिला सीएम हेल्पलाइन 181 से एकीकरण किया गया है। महिला हेल्पलाइन में महिलाओं से संबंधित अपराधों समस्याओं की महिला की काउंसलिंग कर तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है। कब? 8 मार्च 2020 को। और वो कब हुआ था इसके पहले? ये जन सेवा वाला कब हुआ था? ये हुआ था 26 दिसंबर 2020 को, ठीक है। अब आते हैं एक और टॉपिक पे, महत्वपूर्ण टॉपिक है सीपी ग्राम, ठीक है। इस सीपी ग्राम को हमने इसके पहले वाले पोर्टल में बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि सीपी ग्राम क्या है। यह एक भ्रष्टाचार निवारक एक पोर्टल है जिसपे आप अपनी भ्रष्टाचार की संबंधित शिकायतों का राज्य या केंद्र के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सेवा में सीपी ग्राम को भी जोड़ दिया गया है। कब? 6 नवंबर 2020 को। 31 दिसंबर को जन सेवा, 8 मार्च को महिला वाला, और सीपी ग्राम 6 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार के सीपी ग्राम्स पोर्टल का सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया, जिससे अब सीपी ग्राम पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर दर्ज किया जाकर निराकरण हेतु संबंधित जिलों प्रभागों में प्रेषित किया जाएगा। मतलब सीपी ग्राम भी ऐड हो गया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो सीएम हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन निम्नलिखित में से किस किस प्रकार की और कितनी प्रकार की सेवाएं देते हैं? तो आपके पहले ऑप्शन में जन सेवा, दूसरे ऑप्शन महिला, तीसरे ऑप्शन सीपी ग्राम, ठीक है ना। तो इन तीनों को आ गया और आपके पास ऑप्शन दे दिया गया 1 2 3 4 1 2। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से उसको कर सकेंगे, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा करना मुश्किल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट्सएप की सुविधा। ये क्या है?
इसमें इस नंबर पर नंबर ये नंबर दिया है, इस नंबर के माध्यम से नागरिकों को उनके द्वारा दर्ज शिकायतों की स्थिति जानकारी, योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। मतलब अब व्हाट्सएप ने भी ये पूरी सुविधाएं आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका सीएम हेल्पलाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन के बाद हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए इन दोनों से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो सीधे ही फैक्ट बनेंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे बनेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे, जो आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सके यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो हाँ, यदि आप लोग जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक डेमो अवेलेबल है, वो डेमो लेकर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ये क्या है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित एक विधेयक है। इसके अनुसार लोक सेवकों को तय समय सीमा में काम पूरा करना होगा, ऐसा ना करने पर जवाबदेही तय होगी और 500 रुपए से 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या है, हर व्यक्ति के मतलब यदि कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, ठीक है ना, और उसके पास वैलिड रीजन नहीं है, तो एक व्यक्ति जो जवाबदारी हो लेगा, उस जवाबदारी मतलब जवाबदारी तय की जाएगी कि कौन इस, यदि कोई नहीं बनाएगा तो इसके आएगा, यदि फॉरवर्ड नहीं होगा तो किसी और व्यक्ति में जाएगा, या अधिकारी साइन नहीं करेगा तो अधिकारी में आएगा। जो भी जैसा स्तर होगा उस स्तर के आधार पर जवाबदारी तय होगी, और उस तय के आधार पर 500 रुपए से 5,000 तक जुर्माना लगेगा। और ये एक्चुअली है क्या, नागरिकों को विद्युत, जल के कनेक्शन, स्कूलों में बच्चों के स्कूल में प्रवेश, जन्म, मृत्यु, निवास, प्रवाह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एफआईआर की कॉपी के लिए विनय नहीं करना होगा। राशन कार्ड और हैंडपंप की मरम्मत में देरी नहीं होगी, समय से सभी काम होंगे। ये सभी कामों के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम है। जो काम समय पर नहीं होगा उन कामों के देर करने वाला दंडित किया जाएगा। देरी से पीड़ित को क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। यदि किसी कारण से उस व्यक्ति में किसी कारण से नहीं हो पा रहा है और वो कारण वैलिड नहीं है उनके पास, तो इस कारण से जो व्यक्ति काम करवाने आएगा उसको क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान है। 250 रुपए से लेकर 5,000 तक की राशि हो सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदायक गारंटी अधिनियम 2010 एक अभूतपूर्व विधेयक है। इसके परिणाम स्वरूप भी अभी अभूतपूर्व ही होंगे। जो परिणाम है, बहुत ये बनाया गया था तब की बात है कि जो परिणाम है इसके कहीं ना कहीं अभूतपूर्व हैं, और लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी हो, बेहतर तरीके से लोग कार्य कर सकें। इसमें क्या है देखो, समय से काम होंगे, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति नियंत्रित होगी, कार्यों के संचालन में देरी करने पर जुर्माने के प्रावधान से अनावश्यक विलंब की प्रवृत्ति भी रुकेगी। कार्यों में पारदर्शिता आएगी क्योंकि गलत तरीके से आवेदनों को निराकृत नहीं किया जा सकेगा। स्पष्ट व्याख्या ही निराकरण का आधार होगी। समय सीमा के कार्य होने के प्रकरण निश्चित अवधि में ही निराकृत होंगे। आवश्यक प्रलोभन की प्रवृत्ति रुकेगी। ये सब चीजें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं लोग लेट करते हैं ना, कर्मचारी लेट करेंगे, फाइल नहीं बढ़ाएंगे, तो सामने वाला क्या करेगा, हमको कुछ ना कुछ पैसे देगा, धन का लोभ आएगा। अब ये 2010 का जो ऐतिहासिक कदम है, नागरिक प्रशासन के नागरिकों की भागीदारी, ये एक शब्द पढ़ा होगा आपने, कहाँ पढ़ा है, इसके पहले पढ़ा, जन भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी उसके अधिकारों के संरक्षण का अभूतपूर्व प्रयास है। ये भी है, क्योंकि नागरिकों की भागीदारी होगी, नागरिक यदि जाएंगे और काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के प्रयास होंगे, तो वो नागरिकों की भागीदारी भी कहलाई जाती है। यह कानून लाल फीताशाही पर नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इस विधेयक का सभी वर्गों और सभी दलों ने स्वागत किया। अच्छा किया काम, क्योंकि वो काम ही अच्छा है। अब चिन्हित जो सेवाएं हैं उसे प्राप्त आम जन की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सेवाओं प्राप्त करने का अधिकार होगा। लोक सेवा प्रदान करने में लापरवाही या कोताही बरतने वाले अधिकारियों को अर्थदंड भी देना पड़े, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। फिलहाल क्या किया गया है, प्रथम चरण 9 विभाग और 26 सेवाएं, शायद बढ़ाई भी कहीं आगे, फिलहाल तो इतना है। और जो समय सीमा में काम नहीं होगा, दोषी अधिकारी कर्मचारी 250 रुपए से 5,000
तक का दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या विभाग हैं इसमें, ठीक है। बिजली विभाग है, यदि आप कनेक्शन वगैरह लेना हो वो भी दिया गया है। श्रम विभाग भी आता है इसके अंदर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी आता है, राजस्व विभाग भी है, नागरिक प्रशासन विभाग भी है, जहां पर नल कलेक्शन वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं ये सब चीजें। सामान्य प्रशासन विभाग, जहां पर निवास प्रमाण पत्र या जारी करना ये सब होता है। सामाजिक न्याय, जहां पर पेंशन वगैरह, आपका विधवा पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन, इंदिरा पेंशन, ये सब वहां पर भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम काम करेगा। आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ये भी कहाँ पर है, जो SC ST होते हैं ना उनके लिए कुछ योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को इस विभाग के तहत प्रदान किया जाता है। यदि वहां भी कुछ दिक्कतें होंगी तो उसके आधार पर भी यह अधिनियम कार्य करेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, इसमें भी नए BPL कार्ड बनवाना, APL कार्ड, ये सब चीजें भी आपको इसी अधिनियम के तहत देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए मेन चीज हम आते हैं। अब ये है, आपने देखा हो, ये है पूरा लोक सेवा गारंटी अधिनियम का हमने एक जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था उसके विषय में ही पूरी हमने 3 4 5 पेज की हमने इसको PDF कर ली है। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। देखो कब प्रकाशित हुआ राजपत्र में, 17 सितंबर 2010, 17 सितंबर 2010। अब देखिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम कौन सा है, ये 2010, यही ना, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 है। और इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत संक्षिप्त पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है कि हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपको पहली बात तो कुल धाराएं कितनी हैं, कुल, ठीक है, शायद 17 हैं इसमें, देखते हैं एक बार हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, हाँ 17 हैं। ठीक है, कुल 17 धाराएं हैं। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो क्या करेंगे आप, 17 बताएंगे। ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही पूछेगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा कि आपको बिल्कुल इसका विषय विशेषज्ञ बना दे, बिल्कुल भी नहीं। जनरली यह कब से है, 25 सितंबर 2010 से यह क्या होगा, प्रवृत्त होंगे। ठीक है, ये कब है, 25 सितंबर 2010। और राजपत्र प्रकाशित कब हुआ है, ये 17 सितंबर 2010 को, यही ना हुआ है। देखिए इसके पहले हमने बताया था आपको। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। पहली जो धारा है इसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यही होगा कि लोक सेवा गारंटी प्रदान की जो है नियम 2010 है, यह दिनांक 25 सितंबर 2010 से प्रवृत्त होंगे। अब पहला हो गया आपको, अब दूसरा क्या है, केवल बहुत संक्षिप्त समझना है, दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत रट्टा नहीं मारना है आपको, बहुत चीज नहीं करनी है। कुछ जो धाराएं हैं उनको ध्यान रखना है, बाकी धाराओं के विषय में बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कि सभी रटनी है। देखिए आने को तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो चीज 99% आ सकती है उस पे ज्यादा फोकस करें, 1% में फोकस उतना नहीं करें कि 1% के चक्कर में 99 हम बेहतर नहीं कर पाए। ठीक है, अब ये दूसरे में है, क्या है, परिभाषाएं दी हुई हैं जो अक्सर किसी भी अधिनियम में होती हैं। पहला संक्षिप्त नाम होता है, प्रारंभ होता है, दूसरे में परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, इसमें अधिनियम क्या है, प्रारूप क्या है, धारा क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे में आते हैं हम लोग। ये तीसरी धारा क्या कहती है, आवेदन प्राप्त करने हेतु पद विहित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना। इसमें क्या ये कहता है,
ये इसके जो अधिकारी आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और उसकी अभिस्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत कर सके। मतलब इसका मतलब है कि कोई एक बड़ा संस्थान है, कोई संस्थान है, उस संस्थान में एक अधिकारी होगा तो वो किसी अन्य छोटे अपने अधिकारी को इसके लिए ऑथोराइज कर सकता है कि आप आओ और आप इस पूरी व्यवस्था को वॉच करो, ठीक है, देखो, समझो, और कोई भी दिक्कतें हो तो फिर आप उसमें जो भी कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। चौथी धारा में क्या दिया हुआ, आवेदक को अभिस्वीकृति जारी किया जाना, मतलब कहीं ना कहीं उसको अप्रूवल मिलना चाहिए। ये चीजें आपकी बताना कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यदि किसी कारण से आप जैसे नल कनेक्शन लगवाने गए, आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, डॉक्यूमेंट्स लगवाने के बाद क्या किया आपने, वहां देखा और यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में संलग्न कागज नहीं है तो आपने उसको वापस कर दिया कि भैया ऐसा करिए, इसमें लगवा के ले आइए। तो ये सब व्यवस्थाएं किसमें है, धारा 4 में बताई गई है, ठीक है। और यदि सभी आवश्यक दस्तावेज हैं तो निश्चित की गई समय सीमा का उल्लेख किया जाएगा। मतलब जब उन्हें दे दिया, हाँ अब कंप्लीट है, अब आप 30 दिन के अंदर आपके इसमें लग जाएगा, 15 दिन के, जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है सभी अलग अलग सेवाओं की, उसके आधार पर हो जाएगा, ठीक है। पांचवी धारा में क्या है, निश्चित की गई समय सीमा की सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित नहीं होंगे। ये धारा 5 में बताया, यदि 30 दिन कह दिया उन्होंने, 30 वर्किंग डे कह रहे हैं वो, वर्किंग डे मतलब दिवाली देखिए अभी आने वाली है, दशहरा है, तो यदि इनकी छुट्टियां 4 दिन 3 दिन 2 दिन जो भी होंगी, इनको शामिल उस 30 दिन नहीं किया जाएगा, केवल वर्किंग डेज ही इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक। नोटिस बोर्ड पर जानकारी का प्रदर्शित किया जाना, नोटिस बोर्ड पर जो भी जानकारी होगी वो पहले से लगा दी जाएगी। ये नहीं कि हम अलग आपसे बोल रहे हैं या कोई बेचारा परेशान व्यक्ति है वो आपके पास आ रहा है वो बता रहा है, नहीं, पहले एक बोर्ड लगा दिया जाएगा सामने। आपने देखा होगा बड़े बड़े जगह कलेक्ट्रेट वगैरह में लिखा रहता है ये सेवा के लिए 15 दिन, इसके लिए 10 दिन, इसके लिए 5 दिन, ये सब चीजें आपने वहां महसूस की होंगी कि सेम इसी प्रकार से और इसी अधिनियम के तहत ही है, ठीक है। सातवीं जो धारा कहती है कि न्यायालय जो शुल्क होता है उसमें छूट है, अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई न्यायालय शुल्क दे नहीं होगा, ठीक है। मतलब सातवां क्या कहता है कि इसमें किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा। फिर जो आठवीं है धारा, उसमें अपील और पुनरीक्षण के आवेदन की अंतर्वस्तु, मतलब जब यदि कोई एक समय सीमा के अंतर्गत नहीं हो पाती हैं चीजें, सामने वाला कार्य नहीं हो पाता है, तो क्या होगा उसके विषय में पूरी जानकारी दी है, आवेदन कैसा होगा, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, एक ही चीज किसके विरुद्ध कार्रवाई, ये पूरी जानकारी आपको देनी होगी या वो अधिकारी भी देंगे। ये धारा 8 के तहत है, ठीक है। धारा 9 में क्या है, अपील तथा पुनरीक्षण के साथ संलग्न किए गए दस्तावेज, क्या क्या 21 दिन में कार्य नहीं होता है तो क्या क्या होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्स के बेस में अब वो अगली शिकायत करेगा या जो भी करना होगा, तो इन दस्तावेज को संलग्न किया जाना चाहिए, ये बताया गया है धारा 9 में, ठीक। धारा 10 क्या है, अपील अथवा पुनरीक्षण का विनिश्चय विनिश्चय करने की प्रक्रिया, मतलब एक जो अपील भी होगी, जो अपील भी होगी उस अपील के आधार पर एक निश्चित चीजें निश्चित करना कि कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं वो सब कुछ ठीक है या बेहतर है, या एक ही चीज जांच करना बेहतर तरीके से, या जो भी जांच करने के लिए अधिकारी एक नियुक्त किया जा सकेगा, या पूरी प्रक्रिया को बेहतर और बेहतर तरीके से किसी एक अधिकारी को ऑथराइज करना। यह है सुनवाई की सूचना की तामील, मतलब एक पर्टिकुलर जब अपील होगी तो एक पर्टिकुलर डेट होगी, उसमें क्या होगा, सुनवाई की डेट होगी, डेट में स्वयं पक्षकार भी आएगा, जिसके प्रति होगा वो भी आएगा, ये सब धारा 11 में बताया गया है। 12 में क्या बताया गया है, अपीलार्थी या पुनरीक्षणकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति, जो भी अपील करेगा वह खुद क्या होगा, ऐसी सुनवाई की तारीख से कम 7 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। उसको बोला जाएगा भाई कि आप आओ, इसके लिए उसको 7 दिन पहले ये कहा जाएगा कि आप आइए और आपकी इस डेट को अपील है। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए किस धारा में क्या दिया गया है।
और जो 13 है, अपील या पुनरीक्षण में आदेश। यदि कोई अपील हो, उसमें कोई आदेश दिया जाता है तो उस आदेश की प्रतिलिपि उसको भी दी जाएगी, बाकी को भी दी जाएगी, क्या क्या हो रहा है बताया जाएगा कि आपके अपील में ये चीजें हुई हैं। प्रतिकर का भुगतान। धारा 7 की उपधारा 3 के अधीन आवेदक को प्रतिकर के भुगतान का आदेश होने की दशा में द्वितीय अपील अधिकारी प्रतिकर का भुगतान 30 दिवस के अंतर्गत भीतर करने का आदेश करेगा। प्रतिकर मतलब जो भुगतान मतलब जो क्षतिपूर्ति होती है ना, कंपनसेशन कह सकते हैं ना, वो भुगतान करने का एक आदेश किसमें दिया गया है, धारा 15 के तहत दिया गया है। ठीक है। अब ये 16 क्या है, अधिनियम के अधीन निराकृत प्रकरणों के अभिलेख का संधारण। जो भी अभिलेख आए हैं उसको एक व्यवस्थित रूप से रखना, ये क्या है, ये धारा 16 में कहा गया है। और धारा जो अंतिम धारा है वो मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण की है। इसमें क्या बताया गया है, जो भी चीजें होंगी राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रकरणों की मॉनिटरिंग तथा प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, पुनरीक्षण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालयों के निरीक्षण के लिए समय समय निर्देश जारी करेगी। ये लास्ट में सभी में होता है ना कि कोई भी नियम बनाना है, कोई भी बेहतर करना है, ये सब चीजें 17 वाली धारा में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? ये पूरा आपका अधिनियम कंप्लीट हो गया है। इस अधिनियम में आप देखें तो आपको लगभग केवल डेट कौन सी है वो देखना है, कब हुआ ये देखना है, बस इसके विषय में ज्यादा कुछ आपको नहीं है बहुत ज्यादा समझना। कुल धाराएं कितनी है, राजपत्र में प्रकाशित 17 सितंबर को, और यह 25 सितंबर 2010 से ये प्रबत्त होगा। ये टोटल यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और ये यूनिट 2 से जुड़ा हुआ यदि कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीजें हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं कि हमें शुल्क देना पड़ेगा या हम क्लास ज्वाइन, बिल्कुल नहीं। आपको किसी प्रकार की कोई शंका होती है तो हमें एक व्हाट्सएप करें, जैसे ही हमको समय मिलेगा हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। बस ये यूनिट 2 आप जितने वीडियोस हैं एक बार अच्छे से आप देखिए, और देखने के बाद आप इस बात को ध्यान दीजिए, कोई भी मॉक टेस्ट है उसको लगाएंगे तो 90% से प्लस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ये इस बात को श्योर है। बस अच्छे से आप ध्यान से और मन से आप देखेंगे तो बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम एक नई यूनिट लेके आएंगे और इसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और जो भी हो पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।